अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंसानी निज़ाम हाजमा और इंजेज़ाब की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इंसानी जिस्म के अंदर जो निज़ाम हाजमा है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से हिस्से हैं जो उसमें काम करते हैं, जो एक फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उसमें सबसे पहले हमने कहा कि उसके अंदर माउथ होता है, फिर हमने कहा कि उसके अंदर फेरिंग्स होता है, फिर उसके अंदर एसोफेगस होता है, उसके अंदर मैदा होता है, और लास्ट में उसके अंदर क्या होती है, आंत होती है। आंत को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, छोटी आंत और बड़ी आंत। और आखिर में जो उसका पार्ट होता है वो होता है एनस, या जिसको हम क्या कहते हैं, मुबरस। और इसी तरह से हमने एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो ग़िज़ा की नाली जो माउथ से शुरू होंगी और मुबरस यानी एनस पे जाके खत्म होती है, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में भी स्पेशली जो एसोफेगस है, तो एसोफेगस से लेके जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है रेक्टम तक, इसके अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से इसके अंदर बनावट होती है, किस तरह की इसके अंदर लेयर्स होती है, ये कैसा काम करती है, हम उसको आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात कि जो एसोफेगस है, जो एसोफेगस मतलब वो नाली जो माउथ से या फेरिंग से ग़िज़ा को लेंगी और स्टमक तक लेकर जाएगी, उसको हमने क्या कहा था, एसोफेगस। तो एसोफेगस से रेक्टम मतलब वो पार्ट जहां पर डाइजेस्टेड फॉर्म, और ये कहेंगे कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म, और ऐसा ग़िज़ा जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए, जिसको हम फुजला कहते हैं, उसको वहां पर स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। तो एसोफेगस से रेक्टम, यानी यहां से अगर हम बात कर रहे हैं, या फेरिंग्स है, फेरिंग्स का ये वाला हिस्सा, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद ये पूरा मेदा स्टमक, और ये पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट, और इस इंटेस्टाइन के पार्ट के बाद यहाँ पर जो रेक्टम है, यानी यहाँ से ये पूरा इंटेस्टाइन होता हुआ यहाँ आके ये जो रेक्टम वाला पार्ट है यहाँ तक, तो ये पूरा जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर इसकी हम बात करने वाले हैं। तो एसोफेगस से रेक्टम तक एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी दीवार 4 सतहों की बनी होती है। दीवार 4 सतहों की मतलब यहाँ पर 4 लेयर्स होती है। क्या होती है, यहाँ पर 4 लेयर्स होती है। जैसा हम ये कहेंगे कि हमारे घर की एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर हमने सीमेंट की लेयर लगा के रखी है, फिर उस दीवार की सीमेंट के लेयर के बाद हमने उसके ऊपर पुट्टी करके रखा है, यानी एक सफेद कलर का जो मादा आता है वो लगा के रखा है, फिर उस दीवार के ऊपर हमने कलर करके रखा है। तो मतलब 3 लेयर उस दीवार की है जो उस दीवार की हिफाजत कर रही है, उस दीवार का प्रोटेक्शन। तो इसी तरह से एसोफेगस और रेक्टम जो अंदर की साइड में है, अंदर की साइड में उसके अंदर 4 लेयर्स होती है जो उसके काम में क्या करती है, मदद करती है। अभी 4 लेयर कौन कौन सी है, तो उनके नाम क्या है। पहला एक है, उसको कहा जाता है सीरोसा, जो पहली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, सीरोसा। दूसरी जो लेयर है उसको कहा जाता है मस्क्यूलरीज, जो दूसरी दीवार है, जो दूसरी सतह है उस दीवार की, उसको कहा जाता है मस्क्यूलरीज। तीसरी जो सतह है उसको कहा जाता है म्यूकोसा, उसको क्या कहा जाता है, म्यूकोजा। और ये जो म्यूकोजा है इसको कहा जाता है सब म्यूकोजा। कौन सी, सब म्यूकोजा। और जो एकदम आखिरी लेयर है, एकदम आखिरी जो सतह है उसको कहा जाता है म्यूकोजा। तो यहाँ पर बेसिकली 4 लेयर्स है, 4 लेयर मिलके एक दीवार बना रहे हैं। उनमें सबसे बाहर की जो दीवार है उसको कहा जाता है सिरोसा, सबसे बाहर की जो दीवार है उसको क्या कहा जाता है, सिरोसा। उसके बाद दूसरी जो दीवार है उसको कहा जाता है मस्क्यूलरीज। क्या कहा जाता है इसको, मस्क्यूलरीज। और इस मस्क्यूलरीज के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 तरह की लेयर होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे समझेंगे। तीसरी जो दीवार होती है या तीसरी जो सतह होती है उसको कहा जाता है सब म्यूकोजा। क्या कहा जाता है इसको, सब म्यूकोजा। और जो चौथी लेयर होती है, चौथी सतह होती है, उसको कहा जाता है म्यूकोजा।
अब इन चारों लेयर्स के बाद जो अंदर का हिस्सा है उस हिस्से को कहा जाता है ल्यूमन। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूमन। तो आपको याद रखना है कि चार सतह है, चार लेयर है जिनसे मिलके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बनती है। पहली है सीरोसा, दूसरी है मस्क्यूलरिस, तीसरी है सब म्यूकोसा और चौथी है म्यूकोसा। आपको इनको याद करना है क्योंकि एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। नाउ ये जो सीरोसा है, सबसे पहले हम सीरोसा की बात करें। सीरोसा ये सबसे बाहरी दीवार होती है। सीरोसा एक ऐसी दीवार है, सबसे बाहर की दीवार है, यानी सबसे आखिर में जो सबसे बाहर की दीवार है वो कौन सी है? सीरोसा। और ये जो सीरोसा है इसका क्या है? दो बारीक मीजोथिलियम किससे बनी हुई है? जो बारीक मीजोथिलियम और कुछ इत्तेसाली बाफ्त की बनी होती है। जो लेयर होती है आउटर लेयर, ये जो सीरोसा होती है, ये सीरोसा किससे मिलके बनी हुई है? ये सीरोसा मिलके बनी हुई है मीजोथिलियम। किससे मिलके बनी हुई है? मीजोथिलियम सेल से। मीजोथिलियम खलिए से बनी है। और इसी के साथ इसमें कुछ क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है इसके अंदर? कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, या जिसको हम क्या कर रहे हैं? इत्तेसाली बाफ्ते। ये मीजोथिलियम का मतलब क्या है, या ये कनेक्टिव टिश्यू या इत्तेसाली बाफ्त का मतलब क्या है? मीजोथिलियम आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सेल है, लेयर्स है, उसमें एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म और एक होती है इंडोडर्म। तो इस तरह से यहाँ लेयर्स होती है। उनमें से ये जो मीजोथिलियम है इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन करती है। देखिए कोई भी चीज अगर बाहर से है, यानी हम बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल का मतलब क्या होता है? बाउंड्री वॉल मतलब एक प्रोटेक्शन होता है, एक मजबूत सहारा होता है, इसको कोई क्रॉस करके नहीं आ सकता। वहां पर आपके पास क्या होंगे? वहां पर प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म होंगे, वहां पर वॉचमैन होगा, वो देखेगा, फिर वो अंदर आने की इजाजत देगा। इसी तरह से ये जो सिरोसा होती है ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हिफाजती दीवार होती है। और इस हिफाजती दीवार के अंदर क्या होते हैं? मीजोथिलियम सेल होते हैं। और इस हिफाजती दीवार को बनाने वाले क्या होते हैं? कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, या कुछ इत्तेसाली क्या होती है? बाफ्ते होती है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू मतलब, कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो एक सेल को दूसरे सेल से या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, यानी हम जब बोलते हैं कि कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब क्या होता है? कि एक चीज को आपने दूसरी चीज के साथ जोड़ा हुआ है, वायर के जरिए, तार के जरिए। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल, नर्व वेसल, ये हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो कुछ इत्तेसाली बाफ्तें भी यहाँ पर होती है। नाउ दूसरी जो लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलरीज। ये मस्क्यूलरीज चिकने उज़लात किससे बनी होती है? चिकने उज़लाती बाफ्त की बनी होती है। चिकने उज़लाती बाफ्त, यहाँ बहुत जो लफ्ज याद रखना है वो क्या है? चिकने उज़लाती बाफ्त। ये जो चिकने उज़लाती बाफ्त होते हैं, बाफ्त मतलब टिश्यू, बाफ्त का मतलब क्या होते हैं? टिश्यू। और इससे पहले भी मैंने उज़लाती का मतलब आपको बताया था, मस्क्यूलर टिश्यू। इस तरह के टिश्यू है मस्क्यूलर टिश्यू। और यहाँ जो चिकने वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है इलास्टिक। किसके लिए किया गया है? इलास्टिक। तो इस इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू यानी चिकने उज़लाती बाफ्त की बनी होती है। और ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसके अंदर उमूमन दो तरह की लेयर्स होती है। वो एक होती है जिसके अंदर सेल दायरानुमा होते हैं, और दूसरी जो होती है जो बाहर की तरफ होती है उसमें जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो तूली होता है, लॉन्जिट्यूडिनल शक्ल में वो मुनज़्ज़म होते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि ऐसा क्यों है? ये मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस के अंदर अंदरूनी और बैरूनी, यानी ये मस्कुलरिस जो लेयर है, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, तो इस लेयर के अंदर भी दो तरह के अरेंजमेंट है। इस लेयर के अंदर कितने तरह के अरेंजमेंट है? दो। बाहर की बात करें, अंदरून की बात करेंगे तो दायरानुमा, यानी इस तरह से गोल गोल सेल अरेंज है। और बैरूनी तौर पे अगर बात करेंगे तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट उसका देखने को मिलता है। ये अरेंजमेंट की खास बात क्या है? इस अरेंजमेंट की खास बात यह है कि जब हमारे एसोफेगस के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यानी जो हमारी मसल्स है वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। तो ये सिकुड़ने और फैलने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? मस्क्यूलरिस लेयर करती है।
कौन करता है ये काम? मस्क्यूलरिस लेयर करती है। और ये मस्क्यूलरिस लेयर के अंदर सिकुड़ने और फैलने में ये जो अरेंजमेंट है, अंदर दायरानुमा सेल है और बाहर तूली सेल है, लॉन्जिट्यूडिनल सेल है, वो यहाँ पर इस काम के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि मस्क्यूलरिस जो है ये चिकने उजलात से बनी है, यानी इलास्टिक मस्कुलर फाइबर से बनी हुई है। और ये जो इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू है, ये क्या इनका अरेंजमेंट अंदर धारानुमा है और बाहर लॉन्जिट्यूडिनल है, जिसकी वजह से वो जो मसल्स है वो आसानी से क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगे। फिर यहाँ पर एक और चीज जिसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मस्कुलरिस कुछ खित्तों में एक तिरछी उजलाती सतह भी पाई जाती है। यानी ये मस्कुलरिस जो लेयर है, हमने कहा कि मस्कुलरिस लेयर हम कहाँ से बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एसोफेगस में, हम बात कर रहे हैं मैदे में, हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन में। तो अब यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि ये जो मस्कुलरिस लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, वो तिरछी उजलाती सतह की होती है, लेकिन ये कुछ ही खित्तों में होती है। यानी ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल की पूरी मस्कुलरिस में नहीं रहेगी, बल्कि कुछ कुछ जगह पर ये होंगी, कुछ जगह पर वो एब्सेंट होगी। तो इसको याद रखना, एग्जाम में इस पर सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखना है आपको। फिर यहाँ पर तीसरी जो लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा की जो सतह है वो ढीले इत्तेसाली बाफ्त की होती है। ढीले इत्तेसाली बाफ्त की मतलब, ढीले इत्तेसाली बाफ्त, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये है स्मूथ मसल्स सेल। कौन है ये? ढीले इत्तेसाली बाफ्त, या हम ये कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ जो स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज है, यहाँ कौन से टिश्यूज है? स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ स्मूथ इत्तेसाली बाफ्त है, ढीले कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसमें खून, लिम्फ और आसाब मौजूद होते हैं। तो ये जो ढीले इत्तेसाली बाफ्त यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के काम में, एक है खून को ले जाने वाली नालियां, दूसरी होती है लिम्फ, दूसरी क्या होती है? लिम्फ, और तीसरी जो होती है वो होती है नर्व, या जिसको हम क्या कहते हैं? आसाब। तो यहाँ पर याद रखना है आपने कि तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये तीनों भी कनेक्टिव टिश्यूज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सब म्यूकोजा लेयर के अंदर। सब म्यूकोजा लेयर के अंदर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये खून को लेकर जाएंगे, ये लिम्फ को लेकर जाएंगे, और आसाब यानी नर्व्स को गुजरने की क्या करेंगे? ये रास्ता देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सब म्यूकोजा के मामले में याद रखना है वो ये कि अगर हम डियोडिनम की बात करें, डियोडिनम पार्ट किसका है? डियोडिनम ये इंटेस्टाइन यानी आंत का पार्ट है, ठीक है? यानी एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद आंत स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो उस इंटेस्टाइन के पार्ट में एक पार्ट जो होता है वो होता है डियोडिनम। तो यहाँ बात हो रही है कि डियोडिनम, तो डियोडिनम की जो सब म्यूकोजा है, उस सब म्यूकोजा में गुदूद भी मौजूद होते हैं। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुदूद कहाँ मौजूद होते हैं। यानी एलिमेंटरी कैनाल की अगर बात करेंगे तो एलिमेंटरी कैनाल की कौन सी लेयर में, किस पार्ट में गुदूद होता है? तो डियोडिनम की सब म्यूकोजा लेयर के अंदर गुदूद होता है। वो कौन से गुदूद होते हैं उसको आगे हम डिटेल में देखने वाले। वो गुदूद क्या करते हैं, कैसे सीक्रेशन करते हैं, कैसा काम करते हैं, सब हम आगे देखेंगे। तो आपको इसको याद रखना है। फिर सबसे अंदर की जो सतह है उसको क्या कहते हैं? म्यूकोजा। तो जैसे हमने चार लेयर की बात करे थे, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो जो सबसे अंदर की लेयर है उसको क्या कहा जाता है? म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा है जो मैदे में ना हमवार सतह तश्कील देती है। ये जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? ना हमवार सतह। यानी मैदे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारी लेयर्स। हमवार सतह मतलब अगर हमारा मैदा, ये जो हमारा मैदा है, इस मैदे की जो सतह है अगर वो फ्लैट होती यानी हमवार होती तो इस तरह से दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर ये ना हमवार है, मतलब उसके अंदर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बने हुए जो
ना हमवार किस्म के स्ट्रक्चर, यानी ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर देखिए आपको ना हमवार सतह देखने को मिलेगी, यानी ग़िज़ा यहाँ पर अंदर आएंगी और इस ना हमवार सतह से होते हुए फिर वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो मैदा है, ये जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा मैदे में ना हमवार सतह बनाती है। मैदे में इस ना हमवार सतह को कहा जाता है रग। क्या कहा जाता है मैदे में इस ना हमवार सतह को? रग कहा जाता है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्यों पूछा है मैं आगे बता रहा हूँ। तो मैदे में क्या होता है, ये जो म्यूकोजा होती है क्या बनाती है? रग। और यही म्यूकोजा लेयर छोटी आंत में उंगली नुमा उभार बनाती है। ये क्या बनाती है वहां पर? छोटी आंत के अंदर क्या बनाती है? उंगली नुमा उभार, जिसे क्या कहा जाता है? विलाय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दो जगह ना हमवार सतह है या दो जगह ऊपर नीचे सतह है, एक स्टमक के अंदर यानी मैदे के अंदर, दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन मैदे के अंदर जो ना हमवार सतह है उसको नाम दिया गया है रग, और इंटेस्टाइन के अंदर जो ना हमवार सतह है या जो उंगली नुमा उभार है उसको क्या कहा गया है? विलाय। क्या कहा गया उसको? विलाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है कि इंटेस्टाइन के अंदर इसका नाम क्या है और मैदे के अंदर इसका नाम क्या है। तो यहाँ 4 लेयर की हमने बात की है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सेरोसा। ठीक है, 4 लेयर की हमने यहाँ पर बात की है। चारों लेयर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बनी हुई कैसी है, उनमें कौन से टिश्यू है, वो क्या काम करती है, ये सारे सवाल के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी डिस्कस की है कि जो म्यूकोजा लेयर है, तो म्यूकोजा लेयर में क्या होता है? विलाय होता है। अगर विलाय की अगर बात करें तो विलाय का जो गिलाफ है, विलाय का गिलाफ, तो विलाय का गिलाफ बनाने वाले कुछ खलिये हैं और वो खलिये अंगष्टनुमा, खूर्दबीनी उभार और जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाय कहते हैं, वो बनाते हैं। यानी ये जो हमने अभी कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टमक है और इस स्टमक से डियोडिनम निकल रही है, ठीक है, और कंसीडर करिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर अंदर हम देखेंगे, यानी इसका एक पार्ट अगर हम लेके देखते हैं, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेंगे? इस तरह के उभार देखने को मिलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? इस तरह के उभार। ये जो उभार है ये कैसे है? ये अंगष्ट नुमा है या उंगली की तरह है। किस तरह से? ये अंगष्ट नुमा है या उंगली की तरह है। ये अंगष्ट नुमा या उंगली की तरह दिखने वाले हैं, इनको क्या कहा जाता है? विलाय। इसकी अच्छी डायग्राम मैंने यहाँ ऐड करके रखा है। तो ये जो विलाय है, इस विलाय के ऊपर जो गिलाफ है, विलाय के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, तो इसके जो गिलाफ बनाने वाले खलिये हैं उनके ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? अंगष्ट नुमा खूर्दबीनी उभार। यानी ये जो विलाय है, इस विलाय के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरह से छोटे छोटे और क्या देखने को मिलेंगे? उभार देखने को मिलेंगे। इन उभार को कहा जाता है माइक्रो विलाय। क्या कहा जाता है इनको? माइक्रोविलाय। तो ये माइक्रोविलाय जो वर्ड आया, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटे, बहुत छोटे, तो विलाय के ऊपर और छोटे छोटे फिंगर या उंगली की तरह दिखने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाय। और ये जो माइक्रोविलाय है ये क्या करते हैं? ये एक झाड़ूदार, कैसा? एक झाड़ूदार मतलब ब्रश बॉर्डर। जिस तरह से आपका टूथ ब्रश होता है या कपड़े घसने का ब्रश होता है, तो उसके अंदर किस तरह से आपको झाड़ी दिखाई देती है, तो उस तरह से यहाँ पर क्या होता है? ये माइक्रोविलाय झाड़ेदार किनारे की क्या करते हैं? उसको शक्ल देते हैं। और ये जो शक्ल है, ये जो माइक्रोविलाय या ये जो विलाय वाली शक्ल है, इसका अहम मकसद क्या होता है? ये तब्दीलियां जो होती है, ये तब्दीलियां बड़ी हद तक बाहरी सतह को बढ़ा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? फॉर दी टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसलिए किया जा रहा है ये? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, की बाहर का जो जगह है वो बढ़ जाए। यानी इंटेस्टाइन के अंदर
ये जो जगह है ये जगह बढ़ जाए, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लैट रहता तो इसमें जितना फूड जमा होता वो बहुत कम मिकदार है, यानी यहाँ जो फूड जमा होता है वो बस इतना, बहुत कम मिकदार में यहाँ पर फूड जमा होता है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर है तो विला लाइक स्ट्रक्चर बना दिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब फूड यहाँ पर भी जमा है, फूड यहाँ पर भी जमा है, फूड इस वॉल को भी लगा हुआ है, फूड इन विला के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। तो खुद ब खुद क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, जगह बढ़ गई है ना, रहने की जगह, अकोमोडेट करने की जगह, ग़िज़ा को जमा करके रखने की जो जगह है वो पूरी बढ़ गई। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पर पूछा गया है कि ये जो झाड़ूदार शक्ल है या ये जो ब्रश बॉर्डर है या ये जो माइक्रो विला है या ये जो अंगुष्ठ नुमा है या ये जो ना हमवार सतह है इंटेस्टाइन के अंदर, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि जो बाहर की सतह है, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड को वहां क्या कर सके, जमा करके रख सके। तो इसको याद रखना है आपको ना। विलाय के अंदर क्या होता है, विलाय के अंदर एक और चीज होती है, विलाय के अंदर होती है बारीक खून की नलियों की जाल। ये जो विलाय है उसके अंदर और क्या होता है, बारीक खून की नलियों का क्या होता है उसके अंदर, जाल। और उसके अलावा लिम्फ नली होती है, यानी खून की नलियों के जाल के साथ साथ वहां पर एक और नली होती है, उसको कहा जाता है लिम्फ, लिम्फ की नली। और ये खून की नलियों का जाल और ये लिम्फ की नली मिलकर वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक शक्ल बनाती है जिसको कहा जाता है लैक्टील। क्या कहा जाता है इसको, लैक्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इनको याद रखना है आपको कि जो विलाय है उस विलाय के अंदर खून की नालियां होती है, खून की नलियों का जाल होता है और साथ ही साथ वहां पर एक और नली होती है जिसको लिम्फ की नली कहते हैं। ये खून की नली और ये जो लिम्फ की नली है ये मिलकर बनाते हैं लैक्टील। क्या नाम दिया गया उसको, लैक्टील। ये जो लैक्टील है ये क्या करते हैं, तो जो म्यूकस का इफराज करती है, ये क्या करते हैं आगे चल के, म्यूकस का क्या करते हैं, इफराज करती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर, ये पूरी लेयर, तो ये जो लेयर, ये जो सेल आ रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के साथ दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है, ये है ब्लड। ये ब्लड लाने वाली वेसल है और ये ब्लड ले जाने वाली वेसल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शरियान और यहाँ लिखा हुआ वरीद यानी वेन। तो शरियान और वरीद इन दोनों के साथ एक और लेयर है, ये जो ब्लड वेसल है इसको कहा जाता है लिम्फ। ये दोनों स्ट्रक्चर यानी ये वाला येलो वाला स्ट्रक्चर और ये वाला, ये जो ब्लड वेसल है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, लैक्टील। क्या कहा जा रहा है इसको, लैक्टील। तो इसको याद रखना है कि खून की नलियां और जो लिम्फ है वो दोनों मिलके क्या बनाती है, लैक्टील। अब ये क्या काम करती है, कैसा काम करती है, लैक्टील का मकसद क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसको आगे हम समझने वाले। बस यहाँ पर इतना आप याद रखिए कि एक स्ट्रक्चर होता है विलाय के अंदर जिसको कहा जाता है लैक्टील। क्या कहा जाता है इसको, लैक्टील। और ये लैक्टील किससे बनी है, ये खून की नाली से और लिम्फ की नाली से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। एक और चीज कि म्यूकोजा, ये जो म्यूकोजा लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूकोजा लेयर मैदे में भी हुदूद और आंत में विलाय की जड़ों के दरमियान। अब यहाँ देखिए क्या है, म्यूकोजा जो लेयर है वो कहाँ पर बात की जा रही है, मैदे में, और मैदे में भी गुदूद, यानी गुदूद मैदे में कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम आगे इसको और पढ़ने वाले हैं कि मैदे के अंदर गुदूद होता है, उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और आंत में विलाय की अगर बात करें तो उसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों के दरमियान क्या, क्रिप्ट या शुगाफ, यानी ये जो जड़ें है विलाय की, यानी ये जो विलाय है, यानी मैंने कहा कि ये विलाय है अंगुष्ठ नुमा स्ट्रक्चर,
इस विलाय की जो जड़ें है यानी ये वाली स्पेस, तो इस विलाय के अंदर, इस जड़ों के अंदर क्या होता है, शुगाफ होता है, यानी ये और ज्यादा धसी हुई होती है। और ये जो शुगाफ है, ये जो डिप्रेशन है, ये दबी हुई जगह है, उसको कहा जाता है क्रिप्ट। क्या कहा जाता है इसको, क्रिप्ट। यहाँ जो शुगाफ है, यहाँ जो क्रिप्ट है, उसका नाम है क्रिप्स ऑफ लैबरकन। क्या नाम है उसका, क्रिप्ट ऑफ लैबरकन। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, थोड़ा सा लेक्चर के अंदर बोरिंग महसूस हो रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट है, इनको याद करने के लिए इनको थोड़ा गौर से सुनना पड़ता है, इनको याद रखने के लिए इनको थोड़ी सी समझने के लिए कोशिश करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा सा सोचना है कि हम बात कहाँ पर कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैदे की म्यूकोजा में, जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में। इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर के अंदर शुगाफ होता है, गड़ा होता है, गड्ढा होता है। उस गड्ढे को, उस शुगाफ को कहा जाता है क्रिप्ट। और उस क्रिप्ट को या उस शुगाफ को एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, वो क्या है, क्रिप्स ऑफ लैबरकन। उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने उसको दरियाफ्त किया था, इसलिए उनके नाम पर है ये। तो इसको आपको याद रखना है कि क्रिप्स ऑफ लैबरकन होती है। एग्जाम में इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। सभी चार सतह, सभी चार सतह एलिमेंट्री कैनाल में मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ ना कुछ तरमीम का इजहार करती है, या कुछ तरमीम को वो क्या करती है, जाहिर करती है। यानी अगर हम चारों लेयर की बात करें तो चारों लेयर, एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तीनों भी हिस्से में या इस कंप्लीट हिस्से में कहीं पर भी कुछ भी तरह की तरमीम यानी चेंजेस या उसके अंदर फर्क आपको दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की लेयर एसोफेगस में सेम स्टमक में यानी मैदे में भी होंगी, उसी तरह की लेयर इंटेस्टाइन में, आंत के अंदर होंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि इन चारों भी लेयर के अंदर कुछ ना कुछ फर्क इन तीनों भी जगह पर क्या हो सकता है, हो सकता है। तो यही फर्क के ऊपर बहुत सारे कई मरतबा एग्जाम में क्या हुए, सवालात पूछे जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारा आज इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में, इसके और क्या फंक्शंस होते हैं इसको आगे देखेंगे। आज हमारा जो पार्ट खत्म हुआ वो एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई, पहली एक वीडियो है और ये एक वीडियो है। अगर आपको अगर इसको और कंप्लीट समझना है तो आप दोनों वीडियो को एक साथ देखें, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास सवालात है, अगर आपने क्वेश्चन बुक बैंक देखा है, क्वेश्चन बैंक अगर देखा है, वहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह के सवाल किए गए, तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करिए कि उर्दू में मवाद अवेलेबल नहीं है, उर्दू में किताबें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको समझना है, लिखना है, पढ़ना है या पढ़ाना है, तो इंग्लिश की किताबों को भी आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर जो मालूमात मिली है उसको यहाँ कंपेयर करिए, या इसको उसके साथ कंपेयर करिए। कुछ चीजें जो आपको तिश्ना दिखाई दे रही है, कुछ चीजें जो छूट गई लग रही है, तो उसको डिस्कस करिए। इससे फायदा ये होगा कि हमारा उर्दू का मवाद हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकेंगे, सवालात, नए नए सवालात हम बना सकेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिए, इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।